Hello learners, welcome to Unfolding, your favorite digital learning platform. I am मीनू अग्रवाल, your biology subject mentor. और आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. हम बात करेंगे डिटेल्ड मॉडल ऑफ डीएनए which was given by Watson and Crick. So before starting the DNA and structure, हमें क्या जानना जरूरी है? वेरियस साइंटिस्ट के नाम जो कि डीएनए एंड आरएनए की डिस्कवरी के साथ जुड़े हैं, राइट? न्यूक्लिक एसिड्स क्या चीज़ है? मैक्रोमोलिक्यूल्स को कहते हैं विच आर फाउंड इन द लिविंग सेल्स. वी हैव स्टडीड इट इन द प्रीवियस वीडियो. डीएनए एंड आरएनए दोनों ही न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ठीक है. ये न्यूक्लिक एसिड टर्म दी थी फ्रेडरिक मेशर ने. एक्चुअली फ्रेडरिक मेशर वो साइंटिस्ट था, पहला पर्सन था जिसने क्या किया, पस सेल्स से न्यूक्लिक एसिड्स को एक्सट्रैक्ट किया, आइसोलेट किया और उनको नाम दिया न्यूक्लिन. नाम क्या दिया? न्यूक्लिन. न्यूक्लिक एसिड्स इनको एक्चुअली न्यूक्लिन जो सब्सटेंस इसने आइसोलेट किया उसकी एसिडिक नेचर पाई गई थी, इस वजह से अल्टमैन ने इनको नाम दिया न्यूक्लिक एसिड्स. So name nuclein was given by, or you can say nucleic acids were discovered by Friedrich Miescher, but the name nucleic acids, it was given by Altman. Clear? There are two types of nucleic acids which are found in the living systems: DNA, deoxyribonucleic acid, and ribonucleic acid, that is RNA. Clear? तो हम बात करेंगे detailed model structure of DNA की. Clear? Now, before डीएनए के ऊपर जाने से पहले हम ये जान ले, फ्रेडरिक मेशर इन 1869 आइडेंटिफाइड दैट डीएनए क्या है, एक एसिडिक सब्सटेंस है फाउंड इन द न्यूक्लियस एंड ही कॉल्ड इट न्यूक्लिन. वॉटसन एंड क्रिक दो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है. व्हाट आर दीज? जेम्स वॉटसन, पूरा नाम फ्रांसिस क्रिक. जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, एक्चुअली इन्होंने एक जो दो साइंटिस्ट और थे, कौन से? विलिकिंस एंड फ्रैंकलिन, रोजालिंड फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विलिकिंस. इन्होंने एक्सरे डायफ्रैक्शन स्टडीज किया था किसका? डीएनए के स्ट्रक्चर का. दे गेव एक्सरे डायफ्रैक्शन studies. They did X-ray diffraction studies, or they gave X-ray diffraction pattern of DNA structure. ठीक है, उसके बेसिस पे, उस स्टडीज, एक्सरे डायफ्रैक्शन की स्टडीज के बेसिस पे वॉटसन एंड क्रिक ने अपना डबल हेलिकल मॉडल जो स्ट्रक्चर है वो प्रपोज किया in 1953. It was based on data obtained by from X-ray diffraction. X-ray diffraction studies किसने की थी? Wilkins and Franklin ने. And on this basis, both of them they got the Nobel Prize in 1962. किस को नोबेल प्राइज मिला? वॉटसन एंड क्रिक along with Wilkins and Franklin, इनको नोबेल प्राइज मिला in 1962 for giving this detailed structure of DNA, for their double helical model of DNA. Then one more scientist का नाम आता है, क्या है? एरविन चेरगैफ. ठीक है, एरविन चेरगैफ, what he did, he proposed for a double stranded DNA कि जो ratios हैं between adenine and thymine, guanine and cytosine, they are constant and they are equal to 1. Chargaff's laws भी बोलते हैं, actually they are applied to the structure of DNA. He studied the chemical structure of DNA and he said कि जो composition है या ratio है adenine और thymine की, guanine and cytosine की, वो constant है and it is always equal to 1, right? So this is about the scientist. ठीक है, अब ये देखो, ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं. डीएनए बनता है इन दो चेन से. सो दीज आर व्हाट? टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, राइट? दिस इज वन एंड दिस इज अनदर. तो इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का ये वाला जो पार्ट है, राइट, दिस इज 5' एंड और इसका ये 3' एंड है और इसका ये 5' एंड है. दिस इज 3' एंड. क्लियर? तो ये 5' to 3' एंड एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का है और दूसरी न्यूक्लियोटाइड चेन का क्या है? 3' to 5' एंड. तो ये दोनों क्या है? एंटी पैरेलल रन कर रही हैं.
तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का बना है डीएनए का स्ट्रक्चर, और ये दोनों चेन्स क्योंकि उल्टी डायरेक्शन में मूव करती हैं, अपोजिट टू ईच अदर मूव करती हैं, देयरफॉर वी कॉल देम एंटी पैरेलल इन नेचर। ठीक है, एक का 5' to 3' एंड मूव करता है और दूसरी चेन का 3' to 5' एंड। ठीक है, अब ये देख रहे हो सेंटर में बेसेस प्रेजेंट हैं। ठीक है, एक बड़ा यूनिक फीचर है डीएनए के स्ट्रक्चर का, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग टेक्स प्लेस। ठीक है, वो क्या कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग क्या चीज है? एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विद थाइमिन, और इन दोनों के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इट इज डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं किसमें? नाइट्रोजनस बेसेस में। एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, दीज आर वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जब ये डीनेचर करता है हाई टेम्परेचर, जब डीएनए को हम हाई टेम्परेचर में रखते हैं तो डीएनए की चेन्स क्या हैं? दे गेट सेपरेटेड, राइट? हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं एंड डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस। ठीक है ना, अब हमने कहा कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना है। नाइट्रोजनस बेसेस के बीच में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का मतलब क्या है? एडेनिन ने ऑलवेज थाइमिन के साथ पेयर बनाना है, ग्वानिन ने ऑलवेज साइटोसिन के साथ पेयर बनाना है। और ये जो बैकबोन्स हैं, साइड चेन्स हैं, ये किसकी बनी है? शुगर एंड फॉस्फेट्स की। नाउ जस्ट सी, इसमें क्या आपको दिखाई दे रहा है? 2 चेन्स। ठीक है, ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हो गई। ठीक है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स कैसे आपस में जुड़ी हुई हैं? दे आर स्पाइरली कॉइल्ड विद वन अनदर। इसको हम 2 रिबन्स के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। आप 2 अलग कलर के रिबन्स ले लो, कोई रेड ले लो, कोई येलो ले लो, या जैसे हमने लाइट ब्लू और डार्क ब्लू दिखाया है, उन दोनों को आपने एक दूसरे के ऊपर ऐसे कॉइलिंग करनी है। तो वो जब हम कॉइलिंग करेंगे, इसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर कॉइलिंग करेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर ऑब्टेन होता है, एंड वी कॉल दिस एज स्पाइरली ट्विस्टेड ओवर ईच अदर। सो द 2 कॉइल्स आर स्पाइरली ट्विस्टेड अपॉन ईच अदर। अब ये स्पाइरली ट्विस्टिंग है। ठीक है, स्पाइरली ट्विस्टेड है, तो जब ट्विस्टिंग होती है तो एक ग्रूव्स बन जाती है, एक माइनर ग्रूव और एक मेजर ग्रूव बन जाती है। 2 ग्रूव्स बन जाती है, 1 माइनर ग्रूव एंड अनदर मेजर ग्रूव। ठीक है, ये जो ट्विस्टिंग है, कॉइलिंग है, इसको हम प्लैक्टोनीमिक कॉइलिंग भी बोलते हैं। ठीक है, स्पाइरली ट्विस्टिंग है, एक दूसरे के ऊपर ट्विस्टेड है, इट इज कॉल्ड एज प्लैक्टोनीमिक कॉइलिंग बिकॉज यू कैन नॉट ओपन द 2 कॉइल्स विदाउट अनवाइंडिंग द चेन्स। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे हो ये जो बैकबोन बनी है किसकी बनी है? शुगर एंड फॉस्फेट की। बीच में ये जो लैडर्स नजर आ रही हैं, ये क्या है? नाइट्रोजनस बेसेस हैं जो एक के ऊपर एक अटैच्ड हैं। इन बेसिस के अंदर क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा ये अटैच्ड हैं, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं इसको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं इसके स्ट्रक्चर को। ठीक है, एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं इनके बीच में क्या है? हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस भी हैं। नाइट्रोजनस बेसिस में भी हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द डीएनए स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये देख रहे हो एक प्यूरीन ऑलवेज पेयर्स विद पायरिमिडीन। प्यूरीन ऑलवेज पेयर्स विद पायरिमिडीन। पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर बड़ा है, प्यूरीन का स्ट्रक्चर सिंगल है, सिंगल रिंग है। प्यूरीन इज डबल रिंग एंड पायरिमिडीन इज सिंगल रिंग। तो ये सिंगल और डबल रिंग इस तरह से एडजस्टेड है ताकि वो जो डिस्टेंस है पूरी चेन के बीच में, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड के चेन के बीच में जो डिस्टेंस है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। तो क्वेश्चन आ जाता है व्हाई द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स रिमेन्स कांस्टेंट? बिकॉज ऑफ बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, and one purine always pairs with pyrimidine. Purine is a double ring compound and pyrimidine is a single ring compound. That is why the distance it remains constant throughout the DNA. क्लियर? एंड दूसरा एक और पॉइंट है कि ये जो चेन्स हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही हैं। एक 3' to 5' एंड में रन कर रही है तो दूसरी वाली 5' to 3' एंड में रन कर रही है। तो इस वजह से हम कहेंगे ये एंटी पैरेलल इन डायरेक्शन है।
ठीक है। अब इसमें देखो दिस स्ट्रक्चर, अगेन यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, राइट। अब इसमें देख रहे हो आप, ये जो स्पायरली ट्विस्टिंग है, दिस इज माइनर ग्रूव एंड दिस इज मेजर ग्रूव, राइट। दिस इज मेजर ग्रूव, दिस इज माइनर ग्रूव। अब ये जो दो माइनर ग्रूव्स के बीच में डिस्टेंस आ गया, ये माइनर ग्रूव एंड ये माइनर ग्रूव, ये कंप्लीट स्पाइरल टर्न कहलाता है। तो दिस इज कंप्लीट स्पाइरल टर्न, राइट। और इस कंप्लीट स्पाइरल टर्न में कितने बेसेस प्रेजेंट हैं? 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं, राइट। सो इस कंप्लीट स्पाइरल टर्न में कितने बेस पेयर्स हैं? कितने? 10 बेस पेयर्स हैं। पूरे जो ये हेलिक्स है, डबल हेलिक्स है, इसका डायमीटर कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम। कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम। मैंने कहा ये एक स्पाइरल टर्न है। स्पाइरल टर्न का जो डिस्टेंस है दैट इज 34 एंगस्ट्रॉम। इसकी लेंथ कितनी है? 34 एंगस्ट्रॉम। कितने बेसेस इस पूरी स्पाइरल टर्न में आ सकते हैं? 10 बेस पेयर्स। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर्स कितना हुआ? 3.4 एंगस्ट्रॉम्स। So this is 3.4 angstrom. That is the distance between consecutive base pairs. It is 3.4 angstroms. ठीक है। ये जो मेजर ग्रूव है, दिस इज 22 एंगस्ट्रॉम एंड माइनर ग्रूव इज 12 एंगस्ट्रॉम्स। माइनर ग्रूव कितना है? 12 एंगस्ट्रॉम। मेजर ग्रूव कितना है? 22 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। अब ये आपने देख लिया। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है। ये GC पेयर्स, 3 ट्रिपल बॉन्ड, A और T के बीच में डबल बॉन्ड। सो दिस इज वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ DNA। इज दैट क्लियर? अब कुछ चैराग्राफ ने भी इसका केमिकल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था। उसने कहा था जितने एडेनिन बेस पेयर्स हैं दे आर इक्विवेलेंट इन नंबर टू थाइमिन बेस पेयर्स एंड guanosine बेस पेयर्स आर guanosine इज इक्वल टू साइटोसिन। अमाउंट ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू थाइमिन एंड guanine इज इक्वल टू साइटोसिन। इसको हम आगे देखते हैं। ठीक है। अब दिस इज, लेट अस अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर। ठीक है। अब जो DNA का स्ट्रक्चर है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का बना है और बैकबोन किसकी बनी है? शुगर एंड फॉस्फेट की। बेसिस दे आर प्रोजेक्टिंग इनसाइड। 2 चेन्स एंटी पैरेलल पोलैरिटी के हैं, 5' to 3' एक चेन का है, 3' to 5' अनदर चेन की पोलैरिटी है। बेसिस जो हैं पेयर्ड हैं, पेयरिंग है बेसिस की। उनकी कैसे पेयरिंग है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा, राइट, जिसकी वजह से इनको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है, राइट। एंड दिस इज adenine always forms 2 hydrogen bonds with thymine, right, and vice versa. Guanine forms 3 triple bond with cytosine, 3 hydrogen bonds, right. Purine always comes opposite to pyrimidine. That is why the distance between the 2 chains remains constant. ठीक है। बहुत सारे फॉस्फेट्स हैं साइड चेन्स में, बहुत नंबर ऑफ फॉस्फेट इज क्वाइट हाई, दैट इज व्हाई इट इज एसिडिक इन नेचर, राइट। इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड आल्सो DNA, राइट। 2 चेन्स कॉइल्ड हैं राइट हैंडेड हेलिक्स के फॉर्म में, राइट। एंड पिच ऑफ हेलिक्स कितना है? 3.4 नैनोमीटर्स, राइट। रफली 10 बेस पेयर्स एक पूरे स्पाइरल टर्न में एकोमोडेट हो सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर्स कितना है? 0.34 नैनोमीटर्स कहो या फिर 3.4 एंगस्ट्रॉम बोल सकते हैं, या 3 × 10⁻⁻⁴ 0.34 × 10⁻⁻⁹ नैनोमीटर्स, सॉरी मीटर्स, नॉट नैनोमीटर्स, मीटर्स। ठीक है। The plane of one base pairs stacks एक के ऊपर arranged हैं, stacks में arranged हैं double helix में. This gives additional stability to the helical structure along with hydrogen bonds. ठीक है. Now what are the Cherenkev's rules which are applied to the double helical structure? ठीक है. Chemical studies of the bases was performed by Erwin Cherenkov in 1950. According to Cherenkov, the purine and pyrimidine content is equal. जितना प्यूरिन है उतना ही पायरिमिडीन है, उनका कंटेंट सेम है. ठीक है. चेरेंकव कहता है कि जो एडेनिन की परसेंटेज है दैट इज इक्वल टू द परसेंटेज ऑफ थाइमीन.
राइट, A इज इक्वल टू थाइमीन, साइटोसिन इज इक्वल टू ग्वानिन, ठीक है। उतना ही साइटोसिन की परसेंटेज ग्वानिन के बराबर है, थाइमीन की परसेंटेज एडेनिन के बराबर है, ठीक है ना। परसेंटेज ऑफ A प्लस G, एडेनिन प्लस G करें दैट इज 50% एंड T प्लस C करें दैट इज ऑल्सो 50%. So these relationships they are called as Cherenkev's rules. अब हम इसको दूसरी फॉर्म में डिनोट कर लें. क्वांटिटेटिवली एडेनिन जितना है उतना थाइमीन, जैसे हमने पढ़ा साइटोसिन इज इक्वल टू G, राइट, हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। एडेनिन प्लस ग्वानिन इज इक्वल टू थाइमीन प्लस साइटोसिन और A प्लस C इज ऑल्सो इक्वल टू G प्लस T. क्लियर? नाउ बेस रेशियो A प्लस T upon C plus G is equal to 1, right? Base ratio where it is constant or it is equal to 1 and it is species specific, हर species के लिए specific भी है, right? It may vary from species to species but it is constant for a given species. It is high in advanced organisms and low in primitive organisms. तो ये तो हो गए Cherenkev's rules and we have talked about the DNA detailed structure. ठीक है, सेलिएंट फीचर्स की बात की हमने डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल की. क्लियर? नाउ अब क्रिक ने एक टर्म दी थी जिसको हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा. ठीक है, उसने कहा कि जो इंफॉर्मेशन है डीएनए से वो किसको पास होती है? एमआरएनए को. एमआरएनए से जो इंफॉर्मेशन कैरी करता है एमआरएनए और उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है? एक पॉलीपेप्टाइड बना देता है, प्रोटीन बना देता है. सो दिस फ्लो, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो क्रिक ने कहा था फ्रॉम डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन, इट इज कॉल्ड एज सेंट्रल डोग्मा. ठीक है, सो दिस वाज गिवन बाय फ्रांसिस क्रिक, central dogma, which is used in molecular biology, right? Genetic information flows from DNA to RNA and then to proteins. पर दो साइंटिस्ट टेमिन एंड बाल्टीमोर in 1970 उन्होंने कहा अपनी स्टडीज किस पे की? उन्होंने एक वायरस के ऊपर, on the basis of their studies on sarcoma virus. ठीक है, टेमिन एंड बाल्टीमोर ने सार्कोमा वायरस के ऊपर अपनी स्टडीज बेस की एंड दे सेड कि इसमें क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है और ये क्या शो करता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन शो करता है, या फिर हम इसको सेंट्रल डोग्मा रिवर्स बोलते हैं. ठीक है, इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो आरएनए से पहले डीएनए बनेगा, आरएनए से पहले क्या बनेगा? डीएनए, एंड डीएनए से अगेन एमआरएनए एंड देन प्रोटीन्स. तो दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, राइट, which is seen in case of sarcoma virus as it was given by Temin and Baltimore. ठीक है, अब ये जो डीएनए से आरएनए को इंफॉर्मेशन जाती है इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, ये न्यूक्लियस में होगा, आरएनए तैयार होकर साइटोप्लाज्म में आ जाएगी और प्रोटीन्स बनाएगी. दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन. क्लियर? सो दिस इज डीएनए टू एमआरएनए एंड देन प्रोटीन्स. तो वर्ड्स आगे दो वर्ड्स, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. ट्रांसक्रिप्शन एमआरएनए जब बनता है डीएनए से उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन. जब एमआरएनए से प्रोटीन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज ट्रांसलेशन. तो इंफॉर्मेशन जो डीएनए ने एमआरएनए को दी, जो कोडेड कोड की फॉर्म में, 4 लेटर कोड की फॉर्म में इंफॉर्मेशन डीएनए से एमआरएनए को गई और वही 4 लेटर जो है आगे जाके अपने इंफॉर्मेशन कन्वर्ट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ 20 अमाइनो एसिड्स, जो कि आगे क्या बना रही है? पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड से क्या बनता है? प्रोटीन्स. ठीक है, ईच एमआरएनए कैसेट, एमआरएनए की कैसेट लगा दी, डीएनए के थ्रू इंफॉर्मेशन आई एंड वो से जो प्रोग्राम है वो क्या स्टार्ट हो गया? फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. नाउ वी विल टॉक अबाउट पैकेजिंग ऑफ डीएनए. डीएनए की पैकेजिंग कैसे करते हैं? प्रोकैरियोट्स में बात करेंगे पैकेजिंग की और यूकैरियोट्स में. ठीक है, नाउ लेंथ ऑफ डीएनए हेलिक्स, ह्यूमन डीएनए की बात कर रहे हैं, यूकैरियोटिक डीएनए की बात कर रहे हैं, इसकी जो लेंथ है दैट इज अबाउट 2.2 मीटर्स. ठीक है, ये हमने कैसे कैलकुलेट की लेंथ? बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ बेस पेयर्स, राइट,
with distance between base pairs. ठीक है, लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं? लेंथ ऑफ डीएनए को जब हमने कैलकुलेट करना है तो वी यूज दिस फॉर्मूला, लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बेस पेयर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर्स. ठीक है, अब नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने हैं? 6.6 इंटू 10⁻⁹. ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर्स कितना है? 0.34 इंटू 10⁻⁹. ठीक है, जब हम इसको ये तो कैंसिल हो गया, ये बच गया हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इट कम्स आउट टू बी 2.2 मीटर्स. तो अगर इतनी बड़ी लेंथ है 2.2 मीटर्स, पर न्यूक्लियस का साइज तो छोटा है. ठीक है, अबाउट इट इज 1 माइक्रोमीटर्स तो प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, और अबाउट 5 माइक्रोमीटर्स इन यूकैरियोटिक सेल. ठीक है, तो इतनी कम स्पेस में इतनी बड़ी डीएनए को कैसे फोल्ड, कैसे इसमें पैक करना है? ठीक है, सो दिस इज अ बिग क्वेश्चन, हाउ टू पैक द डीएनए, सच अ लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए इन सच अ स्मॉल स्पेस. So this is done by actually folding and compaction. Compaction and folding is done of this large amount of DNA with the help of some proteins. ठीक है, कुछ प्रोटीन्स की मदद से हम इसको पैक करते हैं, such huge amount of DNA. ठीक है, नाउ इन प्रोकैरियोटिक सेल, जब हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो हमें पता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, न्यूक्लियस इज नॉट देयर. स्ट्रक्चर क्या प्रेजेंट है? दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड. उस स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, और जो डीएनए है इट इज फ्रीली लाइंग इन द साइटोप्लाज्म. फ्रीली लाई करता है, बट इट इज नॉट स्कैटर्ड. इट इज नॉट स्कैटर्ड, स्कैटर्ड नहीं है डीएनए. ठीक है, इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ लूप्स एक्चुअली. ठीक है, जो ये डीएनए है इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ लूप्स. ठीक है, तो ये जो लूप्स बन रही हैं, दिस इज डीएनए. ठीक है, एंड दीज आर प्रोटीन्स. कौन से प्रोटीन्स? दे आर नॉट हिस्टोन्स बट दे आर नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स. ठीक है, तो ये है पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स. ठीक है, कैसे पैक्ड है डीएनए जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है? इट इज हेल्ड विद सम प्रोटीन्स विच आर कैरिंग द पॉजिटिव चार्जेस. ठीक है, और ये जो प्रोटीन्स हैं एक्चुअली इनको हम NAPs भी कहते हैं. क्या कहते हैं? NAPS, न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स. न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स. तो ये जो डीएनए है it is organized in the form of loops and it is made stable with the help of nucleoid associated proteins which are not histones but they have positive charge on them. ठीक है, this is called nucleoid. DNA is organized in the form of large loops which are held by proteins. ठीक है, अब बात करें यूकैरियोटिक सेल की. यूकैरियोट्स में क्या है? अगेन जो डीएनए नेगेटिवली चार्ज डीएनए है वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन से हेल्ड अप है, ऑर्गेनाइज्ड है विद द हेल्प ऑफ सम पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स. और इन प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं यूकैरियोटिक सेल में? हिस्टोन्स. हिस्टोन्स दे कैरी पॉजिटिव चार्ज. और ये जो प्रोटीन्स के ऊपर चार्ज होता है ये कैसे हम डिसाइड करते हैं? इट इज डिसाइडेड ऑन द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स. कितने उनके अंदर अमाइनो एसिड्स अबंडेंट हैं, कितनी अबंडेंस है अमाइनो एसिड्स की, एंड द साइड चार्ज, द साइड चेन्स विच आर, जो कौन सी साइड चेन्स प्रेजेंट है और कौन सा उनके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है. सो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स विद चार्ज side chains, they decide the type of charge the proteins they will carry. अब हिस्टोन्स की बात करें, ये बेसिकली 2 अमाइनो एसिड में रिच हैं. कौन सी? लाइसिन्स एंड आर्जिनाइंस. दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, तभी ये हिस्टोन्स क्या हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यूकैरियोट्स में जो डीएनए है
विच इज नेगेटिवली चार्ज, उसको जो पैकिंग मिली है किसकी हेल्प से मिली है पैकिंग? विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज मिलके एडिशनल बाइंडिंग एफिनिटी क्रिएट करते हैं, स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग एफिनिटी क्रिएट करते हैं। ठीक है, हिस्टोन्स जो हैं यूकैरियोटिक सेल में दे आर रिच इन 2 अमीनो एसिड्स, लाइसिन एंड आर्जिनाइन। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया। हिस्टोन्स मैंने कहा जो कि यूकैरियोटिक सेल में डीएनए की पैकिंग में हेल्प करते हैं। ये जो हिस्टोन्स की मैंने बात की, ये कितने टाइप की हैं? 5 टाइप्स की। दीज हिस्टोन्स दे आर ऑफ 5 टाइप्स। कौन से H1, H2A, H3A, राइट, H2A, H2B, H3 and H4, राइट। आप ये देखो H2A, H2B, H3, H4 and this is H1। ठीक है, ये जो H2, H2A, H2B, H3, H4 ये सब क्या है? 8 they are forming a unit of 8 molecules. They are joined in the form of a 8 unit structure which is called as, they are forming a core of 8 histone molecules which is called as octamer, and this structure is also called new body। ठीक है, ये जो हिस्टोन्स हैं ये एक 8 यूनिट का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हमने कहा ऑक्टेमर या फिर न्यू बॉडी भी कहते हैं। और इस ये जो एक बच गया, H1 बच गया, वो क्या बनाता है? लिंकर डीएनए। H1 हिस्टोन क्या बनाता है? लिंकर डीएनए। ठीक है, न्यूक्लियोसोम के बीच में लिंक करेगा। ठीक है, ये पूरी यूनिट जो है ऑक्टेमर और इसके इर्द गिर्द ये नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए जो रैप्ड है, ये टुगेदर दे आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। सो न्यूक्लियोसोम इज व्हाट? हिस्टोन प्लस डीएनए। ये क्या बनाएंगे? एक यूनिट बनाएंगे जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक है, सो दिस इज ऑक्टेमर और ये नेगेटिवली चार्ज डीएनए wrapped around it। ठीक है, अब ये जो डीएनए wrapped है, it is having 1/3/4 turns। ठीक है, it is having 1/3/4 turns around the octamer। ठीक है, 1 complete turn और एक 3/4 टर्न बना के ये डीएनए हिस्टोन्स के इर्द गिर्द रैप्ड है। ठीक है, क्लियर है इतना? हिस्टोन्स और डीएनए मिलके क्या बना रहे हैं? न्यूक्लियोसोम। ठीक है, न्यूक्लियोसोम क्या बनाता है? दे एक्चुअली ये बीडेड अपीयरेंस देते हैं, बीड बनते हैं। ठीक है, एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर्स हैं? 200 बेस पेयर्स हैं। एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर्स हैं एंड न्यूक्लियोसोम्स दे एक्चुअली कॉइल। ठीक है, कॉइल होते रहते हैं, सुपर कॉइल्स, एंड दे फॉर्म सोलेनॉइड। और सोलेनॉइड आगे जाके क्या बनाती है? क्रोमैटिन, और क्रोमैटिन्स बनाते हैं क्रोमोसोम्स। ये हम डायग्राम की हेल्प से आगे समझेंगे। अभी इसमें आपको इतना ही समझना है कि जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, एक 1/3/4 टर्न लेता है हिस्टोन ऑक्टेमर के इर्द गिर्द। ठीक है, ऑक्टेमर किसका बना है? 4 हिस्टोन्स, दैट इज H2A, H2B, H3, H4 जो ऑक्टेमर बना रहे हैं, और 5th हिस्टोन जो है लिंकर डीएनए बनाता है, न्यूक्लियोसोम्स के बीच में कनेक्शन बिठाता है। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ the histone, or you can say octamer, which is formed by DNA and histones। ठीक है, अब ये जो पैकिंग है डीएनए की, इसको एडिशनल प्रोटीन्स भी चाहिए। ये जो क्रोमैटिन बनाएगा न्यूक्लियोसोम आगे जाके, इसको एक इस क्रोमैटिन को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ एडिशनल प्रोटीन्स की जरूरत होती है, जिनको हम NHC बोलेंगे, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। ठीक है, पैकिंग के बेसिस पे हमने पूरे जो क्रोमैटिन तैयार होगा उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। एक होगा टाइटली पैक्ड, एक होगा लूजली पैक्ड। यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन। जो टाइटली पैक्ड होगा उसको कहेंगे हेट्रोक्रोमैटिन, जो लूजली पैक्ड होगा उसको कहेंगे यूक्रोमैटिन। इसकी भी अभी हम अंडरस्टैंड करेंगे इसके बारे में भी। ठीक है, एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर्स होते हैं? मैंने कहा 200 बेस पेयर्स। ठीक है, ये रिपीटिंग यूनिट्स बना रहे हैं।
ठीक है, ये रिपीटिंग यूनिट बना रहे हैं किसकी? क्रोमैटिन की। आप क्रोमोसोम जब खोलेंगे पूरा तो वो क्रोमैटिन थ्रेड्स नजर आएंगे, क्रोमैटिन थ्रेड्स में बीडेड अपीयरेंस नजर आएगी, और वो बीडेड अपीयरेंस इज बिकॉज ऑफ न्यूक्लियोसोम। ठीक है, जो पैकेजिंग है क्रोमैटिन की, जब इसको हायर लेवल पे पैक करेंगे तो हमें एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स चाहिए, जिनको हम क्या कहते हैं? NHCs, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। ठीक है, सम रीजन्स ऑफ क्रोमैटिन इन न्यूक्लियस दे आर लूजली पैक्ड। मैंने आपको बताया 2 तरह का ये पैकिंग मटेरियल बन जाता है। क्रोमैटिन की पैकिंग 2 तरह से हो जाती है, कुछ लूजली पैक्ड मटेरियल, कुछ टाइटली पैक्ड। जो लूजली पैक्ड क्रोमैटिन है उसको हम कहते हैं हेट्रोक्रोमैटिन, और जो टाइटली पैक्ड क्रोमैटिन है उसको हम कहते हैं हेट्रोक्रोमैटिन। और भी इनके बीच में डिफरेंसेस हैं। जो यूक्रोमैटिन है, टाइटली पैक्ड है, इट इज ट्रांसक्रिप्शनली मोर एक्टिव। ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन है, एंड दिस स्टेन्स लाइटली, हल्का स्टेन लेता है। हेट्रोक्रोमैटिन, इट इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। ठीक है, एंड इट स्टेन्स डार्कली। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग ऑल्सो हम इनको क्रोमैटिन फाइबर को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया हेट्रोक्रोमैटिन और एक हो गया यूक्रोमैटिन। क्लियर है? नाउ जस्ट सी, मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोसोम ने क्रोमोसोम बनाना है आगे जाके। ठीक है, तो ये कॉइलिंग पूरी कैसे है, लेट अस सी। अब हम इसको क्रोमोसोम को ओपन कर लें, ऐसे देख लेते हैं। ये क्रोमोसोम का एक पार्ट हमने ओपन कर लिया। आप देख रहे हो इसमें बहुत सारी सुपर कॉइल्स हैं। ये कॉइल धीरे 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 इस तरह से अरेंजमेंट है। अगर हम इस कॉइल्स में, ये जो कॉइल बन रही है, सुपर कॉइल्स, सुपर कॉइलिंग हो रही है, ये किसकी है? ये न्यूक्लियोसोम्स की है, राइट? न्यूक्लियोसोम्स। और हर कॉइल में कितने न्यूक्लियोसोम्स हैं? 6 न्यूक्लियोसोम्स पर कॉइल। और एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर्स हैं? 200 बेस पेयर्स। ठीक है, ये देख रहे हो आप, 6 न्यूक्लियोसोम्स पर कॉइल आर प्रेजेंट। फिर ये सुपर कॉइल बनाएंगे, सोलेनॉइड बनाएंगे, सोलेनॉइड मिलके बनाते हैं क्रोमैटिन थ्रेड्स, क्रोमैटिन्स बनाते हैं मिलके क्रोमोसोम्स। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ DNA, right? This is how the DNA is packed in the nucleus. Clear? So this is packaging of DNA in prokaryotes में कैसे? लूप्स की फॉर्म में है, और नॉन हिस्टोन्स उसको स्टेबलाइज करते हैं, और यूकैरियोट्स में हिस्टोन्स उसको स्टेबलाइज करते हैं, ऑक्टोमर बनता है। क्लियर? सो दिस वाज अबाउट all that packaging. Clear? Now let us try to answer some questions. Differentiate between euchromatin and heterochromatin. As I told you, euchromatin क्या है? Loosely packed है, transcriptionally active है, lightly stain लेता है, और heterochromatin tightly packed region को कहा जाता है, it stains darkly and it is not active transcriptionally. Clear? Why the two chains are anti-parallel? 2 chains anti-parallel क्यों कहलाती हैं? क्योंकि दो chains जो हैं opposite direction में run करती हैं। एक chain 3' to 5' direction में run करेगी, ठीक है, और जो दूसरी chain है वो 5' to 3' direction में run करेगी। That is why we call them anti-parallel, right? Why the distance between 2 polynucleotide chain remains constant? अब जो 2 polynucleotide chains हैं उनके बीच का distance constant क्यों रहता है? It is because of complementary base pairing. ठीक है, किस वजह से? Complementary base pairing की वजह से। ठीक है, एक तो ये कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि एक प्यूरिन ने ऑलवेज पिरिमिडिन के साथ कंबाइन करना है। प्यूरिन बड़े साइज का कंपाउंड है, पिरिमिडिन छोटे साइज का। जब दोनों कंबाइन करेंगे तो वो डिस्टेंस को मेंटेन करेंगे। ठीक है, दूसरा हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस हैं, ठीक है, बिटवीन किसमें? नाइट्रोजिनस बेसिस। ये भी हम कह सकते हैं। ये डीएनए को स्टेबल भी करते हैं, प्लस डिस्टेंस को भी कंट्रोल करते हैं बिटवीन द 2 चेन्स, राइट? सो ये हो गए कुछ क्वेश्चंस, and there are so many questions to answer on this topic, but only few of them we can discuss, right? And
that's all in this video today. We will come again with another interesting video. Till then, keep learning, keep sharing, and goodbye.